7 दिसंबर 1941 को सुबह 8 बजे से ठीक पहले जापानी विमानों ने हवाई में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी शुरू की। हमला अचानक, तेज और घातक था। कुछ ही मिनटों में कई युद्धपोत निष्क्रिय हो गए, दर्जनों विमान भूमि पर नष्ट हो गए और 2400 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अब तक संघर्ष से बाहर था, तुरंत युद्ध में शामिल हो गया। हालांकि यह एक अकेला या आकस्मिक घटना नहीं थी। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध वर्षों से बिगड़े हुए थे। प्रशांत महासागर पर नियंत्रण, वॉशिंगटन द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध और जापानी सरकार के सैन्य हितों ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसे बनाए रखना दिन प्रतिदिन कठिन हो रहा था। महीनों तक जबकि शांति की बातें हो रही थीं, एक हमले की तैयारी हो रही थी। चेतावनी के संकेत थे, लेकिन समय रहते उन पर ध्यान नहीं दिया गया। पर्ल हार्बर का इतिहास गोलीबारी से शुरू नहीं होता, बल्कि यह एक फैसलों और चूकों की चेन से शुरू होता है जो चुपचाप जमा होती गई। आखिरकार उस स्थिति तक कैसे पहुंचा गया? पर्ल हार्बर तक ले जाने वाली तनावें। 7 दिसंबर 1941 अकेले एक संघर्ष के अचानक शुरुआत नहीं थी, बल्कि जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वर्षों से जमा हुए तनावों का नतीजा था। दोनों शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा 1930 के दशक में बढ़ी, जो एशिया और प्रशांत में उनके आपसी हितों के कारण थी। जापान, जो विदेशी व्यापार पर निर्भर था, रणनीतिक संसाधनों जैसे तेल, रबर और खनिजों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में उसकी सैन्य कार्रवाइयां इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए थीं। हालांकि उसकी क्षेत्रीय विस्तार नीतियां अमेरिका के हितों से टकराईं। वॉशिंगटन हर जापानी आक्रमण को चिंतापूर्वक देखता था, विशेष रूप से मानचूरिया पर कब्जा करने और चीन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत के बाद। अमेरिकी अधिकारियों ने टोक्यो को रोकने के लिए धीरे धीरे कदम उठाए। व्यापार प्रतिबंध लगाए गए, वित्तीय संपत्तियां अवरुद्ध की गईं और अंततः पूर्ण तेल प्रतिबंध का आदेश दिया गया। यह निर्णय, जो जुलाई 1941 में लिया गया, जापान को अपने सैन्य तंत्र को बनाए रखने के लिए सीमित भंडार के साथ छोड़ दिया। इसके बाद के महीनों में दोनों सरकारों के बीच कूटनीतिक वार्ता जारी रही। जापान ने बिना एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति से समझौता किए बिना प्रतिबंधों को हटाने की मांग की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्ण वापसी की मांग की। दोनों पक्षों की स्थिति असमझौतापूर्ण थी। वार्ता के साथ साथ जापान के उच्च सैन्य नेतृत्व ने हवाई में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की योजना बनाई। उद्देश्य था प्रशांत बेड़े को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करना और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए समय प्राप्त करना। योजना को गुप्त रखा गया, जबकि जापानी राजनयिक वॉशिंगटन में बातचीत कर रहे थे। बल का प्रयोग करने का निर्णय लिया जा चुका था। सवाल अब यह नहीं था कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि यह था कि कब शुरू होगा। यामामोतो का गुप्त अभियान। 1941 के पहले महीनों में जापानी सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में विकल्पों का मूल्यांकन किया। सैन्य हलकों में एक सशस्त्र कार्रवाई के विचार को मजबूत किया गया, जो दक्षिण पूर्व एशिया के संसाधनों को सुनिश्चित करता। इस निर्णय के लिए आवश्यक था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत बेड़े की आक्रमण क्षमता को तत्काल निष्क्रिय किया जाए। जापानी नौसेना के उच्चतम अधिकारियों ने पर्ल हार्बर के अड्डे के खिलाफ एक विशेष योजना तैयार करना शुरू किया। इस परियोजना का नेतृत्व एडमिरल इसोरोकु यामामोतो ने किया, जो संयुक्त फ्लोटा के कमांडर थे। शुरुआत से ही उन्होंने यह कहा था कि अगर जापान संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्ध में प्रवेश करता है, तो पहले दिन के हमले से विरोधी को अस्त व्यस्त करने के लिए एक हवाई हमले की शुरुआत करना अनिवार्य होगा। इस प्रस्ताव ने जापान के उच्च सैन्य अधिकारियों के बीच प्रतिरोध का सामना किया। कुछ अधिकारियों का मानना था कि दूरस्थ अड्डे पर हमला करना दक्षिण पूर्व एशिया के मार्गों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय गैर व्यावहारिक था। फिर भी यामामोतो ने इस बात पर जोर दिया कि इतनी बड़ी शुरुआत के बिना जापान का प्रयास शुरुआत से ही असफल रहेगा। उनकी प्राधिकरण और प्रतिष्ठा ने निर्णय को उनके पक्ष में किया। योजना एक समुद्री अभियान पर आधारित थी, जिसमें केवल हवाई भागीदारी थी। भूमि सैनिकों या लैंडिंग ऑपरेशनों का उपयोग करने से इनकार कर दिया गया। उद्देश्य था
एक आश्चर्यजनक हमला करना जो अमेरिकी युद्धपोतों को नष्ट कर दे जबकि वे लंगर डाले हुए हों। इसके लिए चालक दलों की कड़ी ट्रेनिंग और टॉर्पीडो की तकनीकी संशोधन की आवश्यकता थी ताकि वे उथले पानी में काम कर सकें। 1941 की गर्मियों में पर्ल हार्बर के बंदरगाह की आंशिक नकल जापान के पानी में बनाई गई। वहां लगातार अभ्यास किए गए जिसमें टॉर्पीडो बम वर्षक, गोताखोर बम वर्षक और लड़ाकू विमान शामिल थे। नेविगेशन की तकनीक, दृष्टिकोण, मार्गों और हमले के समय को ठीक किया गया। उद्देश्य वास्तविक परिस्थितियों में सटीकता प्राप्त करना था। मिशन के लिए चुनी गई ताकतों ने एक विशेष इकाई बनाई। 6 विमान वाहक पोतों, 2 युद्ध पोतों, 3 क्रूजरों, 11 विध्वंसक और कई पनडुब्बियों को नियुक्त किया गया। यह बेड़ा आत्मनिर्भर रूप से काम करेगा और अपनी यात्रा से पूरी रेडियो चुप्पी बनाए रखेगा। प्रत्येक कमांडर को विशिष्ट निर्देश दिए गए थे और हमले की क्रमवारता में उनके भूमिका के बारे में सूचित किया गया। साथ ही जापानी खुफिया सेवाएं पर्ल हार्बर के अड्डे के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए काम कर रही थीं। हवाई में नौसैनिक अटैची से कोडित रिपोर्टें प्राप्त की गईं, जो जहाजों की स्थिति, हवाई यातायात और गतिविधि स्तरों की जानकारी भेजते थे। इस जानकारी से पुष्टि हुई कि सप्ताहांत में गतिविधि कम होती थी और प्रमुख युद्धपोत ओआहू द्वीप पर केंद्रित होते थे। रणनीतिकारों ने तय किया कि हमला रविवार को किया जाएगा। यह चुनाव इस निरीक्षण पर आधारित था कि उस दिन सतर्कता स्तर कम था और अधिकांश चालक दल विश्राम कर रहे थे। इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में एक आश्चर्यजनक हमले से अधिक प्रभाव और अव्यवस्था उत्पन्न होगी। ऑपरेशन को गुप्त रूप से प्रथम आक्रमण इकाई के रूप में नामित किया गया था। यह तय किया गया था कि यह पूरी तरह से गोपनीयता में नाविक करेगा, उत्तरी प्रशांत के मार्ग से यात्रा करेगा। लॉन्च बिंदु को इस तरह से सेट किया गया था कि विमान हमले करने और बिना पुनः ईंधन भरे वापस लौटने में सक्षम हो। यह गणना प्रत्येक विमान के प्रकार की सीमा पर आधारित थी। अगर मौसम की स्थिति या आश्चर्य तत्व हमले के निर्धारित दिन से पहले खो जाते तो ऑपरेशन को रद्द करने का विकल्प था। योजना की सफलता पूरी तरह से गुप्तता और समकालिकता पर निर्भर थी। असफलता की स्थिति में कोई दूसरा मौका नहीं था। अंतिम आदेश पहले से तय कोड के माध्यम से दिया जाएगा। यात्रा के दौरान बेड़े को पुष्टि प्राप्त होगी। सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया गया था कि अगर वे अभियान क्षेत्र में पहुंचने से पहले पाए या हमला किए गए तो उन्हें किसी भी संवेदनशील दस्तावेज को नष्ट कर देना चाहिए। 1941 के नवंबर के मध्य तक निष्पादन के लिए अंतिम दिन तय किया गया। प्रभारी अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों को सूचित किया कि एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। लक्ष्य के बारे में अंतिम क्षण तक कोई जानकारी नहीं दी गई। जापानी उच्च नेतृत्व को डर था कि कोई भी लीक आश्चर्य तत्व को खतरे में डाल सकती है। पर्ल हार्बर पर हमले की योजना को रणनीतिक प्राथमिकता बना दिया गया था। इसे एक सीमित कार्रवाई के रूप में डिजाइन किया गया था जिसका उद्देश्य अन्य विजयों को सुरक्षित करने के लिए समय प्राप्त करना था। टोक्यो में कोई भी इस बात को नहीं मानता था कि अकेले हमला युद्ध की जीत की गारंटी था। उद्देश्य था प्रारंभिक नुकसान पहुंचाकर संयुक्त राज्य अमेरिका को दबाव में बातचीत के लिए मजबूर करना। हवाई की ओर बिना पकड़े गए। 16 नवंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमले के लिए जापानी बेड़ा जापान के उत्तर में हिटोकाप्पू की खाड़ी से रवाना हुआ। यह कार्यवाहिनी वाइस एडमिरल चुइची नागुमो के तहत, जो प्रथम वायु बेड़े के कमांडर थे, की गई। समुद्र में निकलने का आदेश गोपनीयता से दिया गया और केवल उच्च अधिकारियों को अंतिम गंतव्य के बारे में जानकारी थी। इकाइयां सिग्नल के रिसाव से बचने के लिए फैली हुई संरचना में तैनात की गईं। चुनी गई मार्ग प्रशांत महासागर के उत्तर में था, जो एक कम यात्रा की जाने वाली और अनिश्चित मौसम वाली क्षेत्र था। इस चयन का उद्देश्य था किसी भी वाणिज्यिक या सैन्य जहाज से संपर्क को टालना जो अमेरिकी बलों को सतर्क कर सकता था। बेड़ा बिना रेडियो का उपयोग किए पूरी तरह से संचार में चुपचाप चला। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का संकेत ऑपरेशन को खतरे में डाल सकता था। आगे बढ़ने का कार्य स्थिर और समन्वित था। इकाइयां यह सुनिश्चित करने के लिए सीमित गति पर चल रही थीं कि सभी जहाज एक साथ रहे। रोशनी के उपयोग, शोर नियंत्रण और क्षितिज की निरंतर निगरानी के बारे में कठोर निर्देश दिए गए थे। मौसम की स्थितियां प्रतिकूल थीं, तेज हवाएं और कई स्थानों पर दृश्यता कम थी, जिससे छिपाव को बढ़ावा मिला। हर जहाज को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि यदि उसे किसी भी नागरिक या सैन्य जहाज से संपर्क होता है तो उसे क्या करना है। यदि कोई जहाज खतरे में था तो उसे डुबोने या मोड़ने का आदेश था, ताकि मिशन की गोपनीयता बनी रहे। यह विकल्प अंतिम उपाय के रूप में माना गया था।
जैसे ही बेड़ा आगे बढ़ा, अस्थायी नियंत्रण बिंदुओं को स्थापित किया गया ताकि स्थिति की जांच की जा सके और रास्ता समायोजित किया जा सके। अधिकारियों की बैठकें संक्षिप्त और केवल तकनीकी थीं। ऑपरेशन के अगले चरण या उद्देश्य के बारे में कोई टिप्पणी साझा नहीं की जाती थी। चालक दल जानते थे कि वे एक युद्धक गतिविधि की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें पर्ल हार्बर को लक्ष्य होने की जानकारी हमले से पहले ही दी गई। यात्रा के दौरान जापानी टोही विमान प्रशांत महासागर में शत्रु की गतिविधियों की तलाश कर रहे थे। उत्तरी क्षेत्र में अमेरिकी गश्त का पता नहीं चला, जिससे यह पुष्टि हुई कि चुने गए मार्ग का चयन सही था। विमान वाहक पोतों पर पायलट अपने लक्ष्य के नक्शे और प्रोफाइल का पुनरावलोकन कर रहे थे। प्राथमिकता थी कि कम से कम समय में अधिकतम प्रभावी परिणाम प्राप्त किया जाए। जमीन पर संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया सेवाएं प्रशांत क्षेत्र में निगरानी कर रही थीं, मुख्य रूप से फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया के नजदीकी क्षेत्रों पर। उत्तरी क्षेत्र को शत्रु बेड़े के लिए संभावित मार्ग नहीं माना गया था। इससे जापानी ऑपरेशन बिना किसी महत्वपूर्ण विरोध या रिकॉर्ड के आगे बढ़ सका। 20 नवंबर को जापानी बेड़ा निर्धारित बैठक स्थल पर पहुंचा, अब भी हवाई द्वीप से काफी दूर। विमान के प्रक्षेपण का अभ्यास किया गया, हालांकि वास्तविक उड़ान नहीं की गई। समुद्र और हवा की स्थिति का दैनिक मूल्यांकन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमले की तिथि बनाए रखी जा सके। पूर्वानुमान के अनुसार दिसंबर के पहले दिनों में मौसम स्थिर रहने की संभावना थी। साथ ही सहायक इकाइयां, जिनमें पनडुब्बियां भी शामिल थीं, पर्ल हार्बर के पास के जल में पहुंचने लगी थीं। उनका कार्य था प्रवेश मार्गों की निगरानी करना और किसी भी जहाज को नष्ट करना जो हमले के दौरान बंदरगाह से बाहर निकलने की कोशिश करता। इन इकाइयों को अलग अलग दिन भेजा गया था ताकि किसी भी तरह की स्पष्ट एकत्रीकरण से बचा जा सके। कुछ छोटे पनडुब्बियां बड़ी इकाइयों द्वारा ओआहू के पास तक पहुंचाई गई थीं। विभिन्न समूहों के बीच समन्वय पूर्व में निर्धारित किया गया था। प्रत्येक जहाज को उसकी भूमिका, समय और कार्य सीमा के बारे में जानकारी थी। संकेतों के प्रदूषण को न्यूनतम किया गया था और आपात स्थितियों के लिए सरल कोड का उपयोग किया गया था। ऑपरेशन शुरू होने के बाद केंद्रीय कमान से कोई संपर्क की योजना नहीं बनाई गई थी। 5 दिसंबर की रात जापान के समय अनुसार हमले के लॉन्चिंग पॉइंट के करीब पहुंचने का अंतिम आदेश दिया गया। यात्रा बंद संरचना में की गई, जिससे सभी इकाइयां विमान के समानांतर प्रक्षेपण की सुविधा के लिए संरेखित हो सकें। स्क्वाड्रन के कमांडरों ने ईंधन, शस्त्रागार और उड़ान के समय के अंतिम समायोजन किए। निर्देश लिखित रूप में और बिना किसी व्याख्या के पुष्टि किए गए थे। 6 दिसंबर को जापानी बेड़ा एक ऐसी स्थिति में था जो अगले दिन सुबह हमले को शुरू करने की अनुमति देती थी। उस रात पायलटों को उनके विशिष्ट लक्ष्य सौंपे गए। प्राथमिक लक्ष्य, दृष्टिकोण की मार्ग, उड़ान की ऊंचाई और वापसी के संकेत। कोई भी चालक दल का सदस्य अपने स्थान से नहीं हटा। आदेश स्पष्ट और अंतिम थे। साथ ही वॉशिंगटन में कूटनीतिक और खुफिया सेवाएं जापान के साथ स्थिति का मूल्यांकन कर रही थीं। कोडित संदेश प्राप्त हो रहे थे जो एक बार डिकोड होने पर यह संकेत दे रहे थे कि टोक्यो वार्ता बंद करने वाला था। इसके बावजूद हमले के बारे में कोई सामान्य चेतावनी जारी नहीं की गई थी। जापानी बेड़ा अपनी यात्रा बिना पकड़े हुए पूरी कर चुका था। तैनाती चुपचाप और योजनाबद्ध समन्वय में की गई थी। निकटता चरण समाप्त हो चुका था। सभी इकाइयां निर्धारित स्थिति में थीं। अगला चरण हमले को एकीकृत रूप से 7 दिसंबर की सुबह लॉन्च करना था। हमले से पहले के दिनों में नजरअंदाज की गई चेतावनियां। 7 दिसंबर 1941 से पहले के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई संकेत प्राप्त किए थे जो यदि समग्र रूप से विश्लेषित किए जाते तो एक जापानी हमले की आशंका जताई जा सकती थी। हालांकि ये संकेत टुकड़ों में थे, गलत तरीके से समझे गए थे या जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किए गए थे। अमेरिकी खुफिया प्रणाली के पास कूटनीतिक और सैन्य संदेशों को इंटरसेप्ट करने के लिए संसाधन थे। उनके एक कार्यक्रम, जिसे मैजिक कहा जाता था, के द्वारा टोक्यो और उसके दूतावासों के बीच के कोडित संदेशों को डिकोड किया जा सकता था। नवंबर के महीने से विश्लेषकों ने वॉशिंगटन में जापानी कूटनीतिक चैनलों की गतिविधि में वृद्धि देखी। इसके बावजूद यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया कि एक सशस्त्र हमला निकट था। 4 दिसंबर को एक संदेश इंटरसेप्ट किया गया जिसमें जापानी सरकार अपने कूटनीतिक मिशनों में संवेदनशील दस्तावेजों को नष्ट करने का आदेश दे रही थी। इस आदेश को महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन इसे एक सामान्य चेतावनी में नहीं बदला गया। खतरे का मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों ने इस आदेश को संभावित सैन्य हमले से नहीं जोड़ा। 6 दिसंबर को रात के समय
एक जापानी संदेश का लगभग पूरा पाठ वॉशिंगटन में उनके दूतावास के लिए प्राप्त हुआ। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत के टूटने की घोषणा की गई थी। इस सामग्री को हमले से पहले आंशिक रूप से डिकोड किया गया, लेकिन इसे आवश्यक रूप से वितरित नहीं किया गया। कुछ उच्च अधिकारी दस्तावेज को 7 तारीख की सुबह से पहले प्राप्त नहीं कर सके। इस बीच फिलीपींस से जनरल डगलस मैकार्थर के पास ऐसी रिपोर्टें थीं जो दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सैन्य ठिकानों में असामान्य गतिविधियों को सूचित कर रही थीं। इन टिप्पणियों ने कुछ तैयारियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन पर्ल हार्बर की सैन्य स्थिति के साथ सीधे समन्वय की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हवाई में अधिकारियों को हमले की कोई विशेष चेतावनी नहीं मिली थी। 7 दिसंबर को सुबह की शुरुआती घंटों में ओआहू के उत्तर में स्थित एक रडार ने एक बड़ी वायुसेना गठन की निकटता का पता लगाया। सिस्टम ऑपरेटरों ने गार्ड अधिकारी को इस विसंगति की सूचना दी, जिन्होंने इसे अमेरिका से आने वाले बम वर्षकों का एक समूह समझा जो तट से आने के लिए निर्धारित थे। कोई भी चेतावनी आदेश जारी नहीं किया गया। उसी दिन एक विध्वंसक जो बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर गश्त कर रहा था ने एक अज्ञात पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाया। जहाज ने गोलीबारी की और एक रिपोर्ट रेडियो पर भेजी। संकेत प्राप्त हुआ, लेकिन इसे आवश्यक गंभीरता से नहीं लिया गया। संदेश को तुरंत सभी कमांडरों के साथ साझा नहीं किया गया। इसके अलावा इन ऑपरेशनल संकेतों के अलावा यह सामान्य ज्ञान था कि जापान के साथ कूटनीतिक संबंध अपने निम्नतम बिंदु पर थे। फिर भी अमेरिकी सरकार का ध्यान यूरोप और एशिया के बीच बंटा हुआ था। अमेरिकी क्षेत्र में एक सीधे हमले की संभावना को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। पिछले सप्ताहों में लंदन और अन्य सहयोगी देशों से भी ऐसे रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं जो प्रशांत क्षेत्र में एक जापानी हमले की चेतावनी दे रही थी। इन चेतावनियों में यह सुझाव दिया गया था कि सबसे संभावित लक्ष्य फिलीपींस, सिंगापुर या डच ईस्ट इंडीज हो सकते हैं। पर्ल हार्बर को संभावित लक्ष्य के रूप में नहीं देखा गया था। हवाई में सैन्य कमान को जापान से एक संभावित आक्रमण के बारे में सामान्य निर्देश प्राप्त थे। हालांकि उनके पास कोई ठोस डेटा या तिथियां नहीं थीं। नियमित अभ्यास और गश्त की दिनचर्या जारी रखी गई थी, लेकिन चेतावनी के स्तरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। विमान हवाई अड्डों पर एकत्रित थे, जो हमले के समय उन्हें अधिक संवेदनशील बना रहे थे। कुछ नागरिक और सैन्य अधिकारियों वॉशिंगटन में और विदेश में हमले से पहले की बैठकों में विशिष्ट चिंताएं व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ये चेतावनियां कई रिपोर्टों और विश्लेषणों के बीच डूब गईं। कोई केंद्रीकृत कार्यवाही नहीं थी जो उपलब्ध जानकारी को एकत्रित और संकलित करती। निरोध क्षमता में अत्यधिक विश्वास, विश्लेषण प्रणाली का विखंडन और एजेंसियों के बीच सीधी संवाद की कमी ने तुरंत कार्रवाई न करने में योगदान दिया। प्रत्येक तत्व यदि अलग से माना जाता तो पर्याप्त नहीं होता। हालांकि मिलाकर देखा जाए तो यह एक स्पष्ट पैटर्न बनाता था जो आक्रमण के खतरे को दिखाता था। 7 दिसंबर का दिन हवाई में तैनात इकाइयों के लिए किसी अन्य रविवार की तरह शुरू हुआ। कोई भी अग्रिम चेतावनी जारी नहीं की गई थी और न ही नौसैनिक आधार की रक्षा को फिर से व्यवस्थित किया गया था। चेतावनियों को जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया गया, लेकिन उन्हें उस स्तर की तात्कालिकता से नहीं मूल्यांकित किया गया जो स्थिति की आवश्यकता थी। प्रतिक्रिया की कमी, एक बिखरे हुए सिस्टम, संदर्भ की अधूरी समझ और जापान की लंबी दूरी से हमले की क्षमता के प्रति अविश्वास का परिणाम थी। 7 दिसंबर, पहली लहर। 7 दिसंबर 1941 को सुबह 6 बजे जापानी बेड़े ने निर्धारित लॉन्चिंग पोजीशन को प्राप्त किया, जो ओआहू द्वीप के उत्तर में लगभग 300 किलोमीटर दूर था। विमान वाहक से 183 विमान पहले से निर्धारित संरचनाओं में उड़ान भरने लगे। पहली लहर में टॉर्पीडो बमवर्षक, डाइविंग बमवर्षक, हॉरिजेंटल बमवर्षक और एस्कॉर्ट फाइटर विमान शामिल थे। हवाई ऑपरेशन की कमान कमांडर मित्सुओ फुचिडा के पास थी, जो अपने बमवर्षक से सामान्य संरचना का नेतृत्व कर रहे थे। प्रत्येक स्क्वाड्रन को प्राथमिक लक्ष्यों के बारे में विशेष असाइनमेंट प्राप्त थे। टॉर्पीडो बमवर्षक मुख्य युद्धपोतों को नेवल बेस पर नष्ट करेंगे, डाइविंग बमवर्षक हवाई अड्डों पर हमला करेंगे और हॉरिजेंटल बमवर्षक हैंगर और लॉजिस्टिक इमारतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ओआहू की ओर रुख करते समय विमान ने कम ऊंचाई पर उड़ान भरी ताकि वे रडार द्वारा पहले चरण में न पकड़े जाएं। बादलों की पंक्तियों द्वारा दृश्यता सीमित होने के बावजूद हवाई बेड़े ने संरचना बनाए रखी और आगमन के समय को समायोजित किया। जैसे जैसे वे द्वीप के करीब पहुंचे, पायलटों ने पुष्टि की कि कोई महत्वपूर्ण हवाई चेतावनी नहीं थी। 7:49 पर फुचिडा ने एक कोडेड ट्रांसमिशन के माध्यम से हमला करने का संकेत भेजा।
एक ही समय में पहले बम हिकम फील्ड, व्हीलर फील्ड और बेलोज फील्ड के हवाई अड्डों पर गिरने लगे। उद्देश्य अमेरिकी हवाई प्रतिक्रिया क्षमता को नष्ट करना था, उससे पहले कि वे नौसैनिक लक्ष्य पर हमला कर सकें। पहले कुछ मिनटों में जापानी विमानों ने जमीन पर बड़ी संख्या में विमानों को नष्ट किया। अधिकांश अमेरिकी विमान खुले कतारों में खड़े थे, जिससे उनकी कमजोर स्थिति बढ़ गई थी। कई विमान उड़ने से पहले ही मारे गए। अमेरिकी एंटी एयरक्राफ्ट फायर जल्दी सक्रिय हुआ, लेकिन इसकी प्रारंभिक तीव्रता सीमित थी क्योंकि अधिकांश यूनिटें आराम की स्थिति में थीं। जैसे जैसे हवाई अड्डों पर हमला हो रहा था, टॉर्पीडो बमवर्षक और बमवर्षक पर्ल हार्बर की खाड़ी की ओर बढ़े। मुख्य उद्देश्य बैटलशिप लाइन में लंगर डाले युद्धपोत थे। इनमें यूएसएस एरिजोना, यूएसएस ओक्लाहोमा, यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया और यूएसएस कैलिफोर्निया शामिल थे। टॉर्पीडो बमवर्षकों ने विशेष रूप से उथले पानी के लिए अनुकूलित टॉर्पीडो का उपयोग किया और कम ऊंचाई से अपने हथियारों को दागा। जहाजों की एंटी एयरक्राफ्ट रक्षा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन हमला मिनटों में अपने पहले प्रभाव छोड़ चुका था। यूएसएस ओक्लाहोमा पर कई टॉर्पीडो ने हमला किया और वह तेजी से झुकने लगा। यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया को भी कई प्रभावों का सामना करना पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। एक साथ हॉरिजेंटल उड़ान में बमवर्षकों ने युद्धपोतों पर बड़े बम गिराए। यूएसएस एरिजोना ने एक सीधा प्रभाव लिया जो उसकी एक क्षमता बारबरा तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ी आंतरिक विस्फोट हुई। जहाज कुछ ही मिनटों में डूब गया, जिसमें अधिकांश चालक दल भी मारे गए। अमेरिकी प्रतिक्रिया तुरंत थी, लेकिन अव्यवस्थित थी। जिन चालक दलों ने अपने पदों तक पहुंचने में सफलता पाई, वे एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी को सक्रिय करने, आग बुझाने की ब्रिगेडों को व्यवस्थित करने और घायलों को बचाने की कोशिश करने लगे। कई नाविक जो नाश्ता कर रहे थे या सामान्य गतिविधियों में थे, को हमला होते समय प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया गया। पहली जापानी लहर लगभग 30 मिनट तक चली। इस दौरान हिकम हवाई अड्डा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें कई हैंगर नष्ट हो गए और कई विमान अनुपयोगी हो गए। व्हीलर फील्ड और बेलोज फील्ड भी लगभग अक्षम हो गए। नौसैनिक क्षेत्र में यूएसएस नेवादा ने बंदरगाह छोड़ने के लिए चालें शुरू की, हालांकि वह भारी हवाई हमले के तहत था। अन्य छोटे जहाजों ने भी अपने स्थानों को स्थानांतरित करने की कोशिश की ताकि बमबारी को मुश्किल बना सकें, लेकिन अधिकांश मुख्य इकाइयां स्थित थीं जो उन्हें कमजोर लक्ष्य बना रही थीं। जापानी कमांडरों ने वास्तविक समय में प्राप्त क्षति का आकलन किया। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिला कि हवाई और नौसैनिक क्षमता को नष्ट करने का उद्देश्य हासिल कर लिया गया था। विभिन्न प्रकार के विमानों के बीच समन्वय सही तरीके से बनाए रखा गया, हालांकि प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। पहली लहर लगभग 8 और आधे बजे विमान वाहकों पर लौट आई, जिसमें न्यूनतम हानि हुई। प्रत्येक इकाई ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से विमानों को पुनः प्राप्त किया। पायलटों ने जो हानि की सूचना दी, वह दूसरी लहर को समायोजित करने के लिए उपयोग की जाएगी। इस बीच ओआहू द्वीप पर सैन्य और नागरिक कर्मी बचाव प्रयासों, आग नियंत्रण और क्षतिग्रस्त जहाजों में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमला अप्रत्याशित था, इसके निष्पादन में विनाशकारी था और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशांत रक्षा क्षमता पर तत्काल प्रभाव डाला। ओआहू पर दूसरा हवाई हमला। पहली लहर के विमानों की वापसी के बाद दूसरी जापानी फोर्स ने ओआहू की ओर अपनी यात्रा शुरू की। इसमें 187 विमान थे जो 3 समूहों में बांटे गए थे। उनका मुख्य उद्देश्य पहले लगाए गए नुकसान को और बढ़ाना था, जिनमें वे जहाज शामिल थे जो अभी भी तैर रहे थे और वो जमीन पर स्थित लक्ष्य जिनका पूरी तरह से नुकसान नहीं हुआ था। एयरक्राफ्ट कैरियर पर तकनीशियनों ने सुबह 7 बजे से विमानों को फिर से ईंधन और आयुध से लैस किया था। दूसरी लहर ने लगभग 8 और आधे बजे के बाद उड़ान भरी। प्रत्येक स्क्वाड्रन को पहले से अपना निर्धारित लक्ष्य मालूम था। गोताखोर बमवर्षक समूह विध्वंसक, क्रूजर और अन्य छोटे जहाजों पर हमला करेगा। क्षैतिज बमवर्षक फिर से सैन्य सुविधाओं पर हमला करेंगे, जबकि लड़ाकू विमानों के संभावित अमेरिकी हमले से बचाने के लिए फॉर्मेशन के साथ होंगे। यात्रा के दौरान पायलटों को पहले चरण में हुए घटनाक्रम की आंशिक जानकारी मिली। हालांकि कुछ जहाजों को पहले ही निशाना बना लिया गया था, कई अभी भी ऑपरेशनल थे। उनमें से यूएसएस नेवादा पोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जो उसे एक प्राथमिक लक्ष्य बना देता था। दूसरी लहर ओआहू में सुबह 9 बजे के आसपास पहुंची। हमले को कई बिंदुओं पर विभाजित किया गया था। नौसेना बेस पर बम वर्षकों ने सक्रियता के संकेत दिखाने वाले जहाजों पर हमला किया। यूएसएस नेवादा को नए हमलों का सामना करना पड़ा,
जिसके कारण उसे बंदरगाह के प्रवेश द्वार के पास लंगर डालने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि वह निकासी चैनल को अवरुद्ध न करे। यूएसएस पेंसिल्वेनिया, जो शिपयार्ड में था, बमों से हमला हुआ, जिससे उसकी डेक और आसपास की संरचनाओं को नुकसान हुआ। एयरफील्ड्स पर जापानी विमानों ने पहले से प्रभावित स्थानों पर हमला किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी हैंगर या टेक ऑन ऑफ रनवे सक्रिय न रहे। कानेओहे एयरफील्ड, जो नौसेना वायुसेना द्वारा उपयोग किया जा रहा था, पर लगातार हमले किए गए। जमीन पर नष्ट हुए अमेरिकी विमानों की संख्या बढ़ी, जिससे हवाई प्रतिक्रिया की संभावना और भी कम हो गई। इस दूसरी लहर में अमेरिकी वायु रक्षा ने अधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया की। जहाजों और भूमि स्थलों पर एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स सक्रिय हो गईं। गोलीबारी की सटीकता में सुधार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कई जापानी विमानों का नुकसान हुआ। फिर भी स्क्वाड्रन ने अपना कोर्स बनाए रखा और अपनी अधिकांश जिम्मेदारियां पूरी की। फिर वे वापस लौटने लगे। पोर्ट पर स्थितियां अराजक थीं। जलते हुए जहाजों से उठते धुएं ने दृश्यता को कठिन बना दिया। कुछ छोटे जहाज बचाव दल के लिए स्थान बनाने के लिए अपनी स्थिति बदलने की कोशिश कर रहे थे। घायल व्यक्तियों को सैन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया, जैसा कि संभव था। कई क्षेत्रों में संचार काट दिए गए थे, जिससे समन्वय में कठिनाई हो रही थी। जापानी पायलटों ने देखा कि पहले लहर में मारे गए कई जहाज अभी भी जल रहे थे। यूएसएस एरिजोना डूब चुका था और यूएसएस ओक्लाहोमा पलट चुका था। यूएसएस मैरीलैंड और यूएसएस टेनेसी, हालांकि क्षतिग्रस्त थे, अभी भी तैर रहे थे, जिनकी सुरक्षा अन्य जहाजों के साथ उनके स्थान द्वारा आंशिक रूप से की जा रही थी। जापानी कमांडरों ने आकाश में एक तीसरी लहर के लिए संभावना का मूल्यांकन किया। हालांकि अमेरिकी विमानवाहक पोतों के स्थान के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं थी, जो उस दिन बंदरगाह में नहीं थे। इस अनुपस्थिति को हमले के परिणामों में एक कमी के रूप में देखा गया, क्योंकि विमानवाहक पोतों को सबसे रणनीतिक लक्ष्य माना जाता था। 10 और आधे बजे तक दूसरी लहर के विमान वापसी करने लगे। वे अपनी अधिकांश असाइनमेंट पूरी करने में सफल रहे थे। विमानों का नुकसान पहले लहर से ज्यादा था, लेकिन यह जापानी उच्च कमान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर था। इस ऑपरेशन में कोई जापानी जहाज क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। विमानवाहक पोतों पर लौटते हुए पायलटों ने सूचना दी कि मुख्य लक्ष्य प्राप्त किए गए थे और अमेरिकी रक्षा प्रतिक्रिया बढ़ गई थी। जापानी ऑपरेशनल कमांड ने तीसरी लहर का आदेश न देने का फैसला किया। उनका मानना था कि हमले को जारी रखने से अतिरिक्त अनावश्यक हताहत हो सकते थे और बेड़े को खतरे में डाल सकते थे। भूमि पर हमला बंद हो गया था, लेकिन इसके प्रभाव पूरे द्वीप पर देखे जा सकते थे। नौसैनिक अड्डा, हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक सुविधाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। कई क्षेत्रों में आगें सक्रिय थीं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने नियंत्रण फिर से स्थापित करने और पहले के नुकसान रिपोर्टों को संकलित करने का काम शुरू किया। दूसरी लहर का उद्देश्य नुकसान को मजबूत करना और अमेरिका द्वारा कोई त्वरित प्रतिक्रिया रोकना था। यह कार्रवाई सटीक रूप से निर्धारित रणनीतिक ढांचे के भीतर की गई थी। इसके बाद जापानी बलों ने अपनी वापसी शुरू की, अभी तक यह नहीं जानते हुए कि प्रतिक्रिया की सीमा क्या होगी। मानव और भौतिक क्षति बमबारी के बाद जापानी हमले की दूसरी लहर समाप्त होने पर पर्ल हार्बर में नुकसान की भयावहता स्पष्ट होने लगी। अगले कुछ घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य इकाइयों ने क्षति का प्रारंभिक आकलन शुरू किया। आंकड़े धीरे धीरे समायोजित किए गए जैसे जैसे रिपोर्टें पूरी हुईं और शवों की बरामदगी हुई। सैन्य कर्मियों में मृतकों की संख्या 2400 से अधिक थी। अधिकांश नौसेना से संबंधित थे, जिनमें से एक उच्च प्रतिशत पहली लहर में लक्षित युद्ध पोतों में हताहत हुआ। सबसे अधिक मृतकों वाला पोत यूएसएस एरिजोना था, जिसमें एक बम द्वारा डेक में प्रवेश करने और आंतरिक विस्फोट के कारण 1100 से अधिक मौतें दर्ज की गईं। यूएसएस ओक्लाहोमा में 400 से अधिक मौतें हुईं, जो कई टारपीडो के प्रभाव से उलट गया। अन्य हताहतों का वितरण यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया, यूएसएस कैलिफोर्निया, यूएसएस नेवादा, यूएसएस मैरीलैंड, यूएसएस टेनेसी और अन्य छोटे जहाजों के बीच हुआ। भूमि पर भी हताहत हुए, विशेष रूप से हिकम, व्हीलर और कानेओहे के हवाई अड्डों में, जहां कर्मियों को बमबारी के दौरान या बाद में लगी आग में नुकसान हुआ। मृतकों के अलावा 1100 से अधिक लोग घायल हुए। कई को जलन, छर्रों से चोटें या द्वितीयक विस्फोटों से उत्पन्न घाव हुए। सैन्य और असैन्य दोनों चिकित्सा इकाइयों ने पहले कुछ दिनों में बिना रुके प्रभावितों की देखभाल की।
हैंगरों, गोदामों और संरक्षित क्षेत्रों में अस्थायी उपचार केंद्र बनाए गए। जहां तक बेड़े की बात है, भौतिक क्षति काफी अधिक थी। 4 युद्धपोत डूब गए। यूएसएस एरिजोना, यूएसएस ओक्लाहोमा, यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया और यूएसएस कैलिफोर्निया। अन्य 4 विभिन्न स्तरों पर क्षतिग्रस्त हुए, हालांकि वे नहीं डूबे। यूएसएस नेवादा को उस समय मारा गया जब वह बंदरगाह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे गंभीर क्षति हुई और उसे चैनल को अवरुद्ध करने से बचाने के लिए जमीन पर ले जाना पड़ा। क्रूजरों में यूएसएस हेलेना और यूएसएस रैले को निशाना बनाया गया। कई विध्वंसक और सहायक पोत भी क्षतिग्रस्त हुए या अनुपयोगी हो गए। कुल मिलाकर 20 से अधिक जहाजों पर हमले के दौरान प्रहार हुआ, जिनमें से कुछ को गंभीर संरचनात्मक क्षति हुई। हवाई में अमेरिकी वायुसेना ने लगभग 200 विमान खो दिए। अधिकांश जमीन पर ही नष्ट हो गए उड़ान भरने से पहले। विमान पंक्तियों में संरेखित और खुले में खड़े थे, जिससे उन्हें जापानी बमवर्षकों द्वारा नष्ट करना आसान हो गया। बहुत कम विमान हमले के दौरान उड़ान भर सके और केवल कुछ ने ही थोड़े समय के लिए दुश्मन के लड़ाकू विमानों का सामना किया। भूमि पर भी सुविधाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुईं। हिकम फील्ड में कई इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गईं। वही स्थिति व्हीलर फील्ड और नौसेना के हवाई अड्डों में देखी गई। संचार प्रणालियां बाधित हो गईं और विद्युत सेवाएं आग और विस्फोटों के कारण प्रभावित हुईं। कई ईंधन भंडार नष्ट हो गए, जिससे बाद के दिनों में संचालन में कठिनाई आई। क्षति केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, नागरिक आबादी में भी हताहतों की सूचना मिली। ठिकानों के पास के कुछ आवासीय क्षेत्रों को गलती से एंटी एयरक्राफ्ट गोलाबारी या द्वितीयक विस्फोटों से नुकसान पहुंचा। सटीक आंकड़े अलग अलग थे, लेकिन कई नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई और कई अन्य घायल हुए। अमेरिकी अधिकारियों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्राथमिकताओं को स्थापित करने की थी। सबसे पहले डूबे या क्षतिग्रस्त जहाजों में फंसे बचे लोगों को बचाने का कार्य सुनिश्चित किया गया। फिर घायलों को उपलब्ध अस्पतालों में पहुंचाया गया। आग बुझाने का कार्य भी शुरू हुआ, विशेष रूप से यूएसएस एरिजोना, यूएसएस कैलिफोर्निया और कई भूमि सुविधाओं में। अगले कुछ दिनों के दौरान बचाव अभियान चलाए गए। यूएसएस ओक्लाहोमा में गोताखोरों ने कई दिनों तक उन नाविकों को बचाने का प्रयास किया जो आंतरिक कक्षों में फंसे हुए थे। कुछ संकेत जहाज के ढांचे के अंदर से सुने गए, लेकिन कई मामलों में प्रयास बहुत देर से पहुंचे। बंदरगाह की अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ, हालांकि पहुंच चैनल स्थायी रूप से अवरुद्ध नहीं हुआ। इसने कुछ हद तक संचालन जारी रखने और महाद्वीप से समर्थन की पहुंच को संभव बनाया। अधिकांश रनवे को अल्प समय में मरम्मत कर दिया गया, जिससे अगले दिनों में वायु क्षमता का कुछ हिस्सा बहाल हो गया। लॉजिस्टिक दृष्टिकोण से अमेरिकी नौसेना को प्रमुख युद्ध इकाइयों की महत्वपूर्ण हानि हुई, जिससे प्रशांत क्षेत्र में उसकी प्रारंभिक तैनाती बाधित हो गई। हमले के समय पर्ल हार्बर में विमान वाहक जहाजों की अनुपस्थिति ने उन्हें नष्ट होने से बचा लिया, जिसका बाद में रणनीतिक प्रभाव पड़ा। फिर भी युद्धपोतों की हानि और आधार की सामान्य स्थिति ने उस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य क्षमता में तत्काल गिरावट दर्शाई। मानव और भौतिक दोनों तरह की क्षति की सूची अगले दिनों में वॉशिंगटन भेजी गई रिपोर्टों में एकत्र की गई। आंकड़ों की पुष्टि विशेष आयोगों द्वारा की गई। हमले की तीव्रता के बावजूद पर्ल हार्बर का ठिकाना पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ। कुछ इकाइयां बच गईं और मरम्मत कार्य तुरंत शुरू हो गया। अमेरिकी कमान की त्वरित प्रतिक्रिया। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद के पहले घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य और असैन्य अधिकारियों ने घटना की भयावहता को देखते हुए प्रतिक्रिया देना शुरू किया। ओआहू द्वीप पर स्थानीय कमान अस्थायी रूप से अव्यवस्थित हो गई थी, लेकिन यह अपेक्षाकृत शीघ्र पुनः स्थापित हो गई। प्रारंभिक प्राथमिकताएं थीं नए हमलों को रोकना, घायलों को बचाना और बड़े पैमाने पर आग को टालना। प्रशांत बेड़े के कमांडर एडमिरल हसबैंड किमेल और हवाई में सेना की रक्षा के लिए जिम्मेदार लेफ्टिनेंट जनरल वॉल्टर शॉर्ट ने उपलब्ध इकाइयों को पुनर्गठित करने के लिए तुरंत कदम उठाए। दोनों अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए थे। उनके पास पहले से ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो प्रभावी रक्षा की तैयारी में मदद करती। 7 दिसंबर की सुबह उन्होंने अभी भी कार्यशील सभी परिचालन संसाधनों को सक्रिय करने का समन्वय किया। हवाई और समुद्री गश्त स्थापित की गई ताकि किसी संभावित नए हमले का पता चल सके। जो विमान नष्ट नहीं हुए थे उन्हें फिर से ईंधन भरकर तैयार किया गया, जबकि पायलट और मैकेनिक क्षतिग्रस्त विमानों को पुनः कार्यशील बनाने में लगे रहे। तट पर निगरानीकर्ता तैनात किए गए।
और द्वीप के विभिन्न बिंदुओं पर स्थायी वायु रक्षा तैयारियां करने का आदेश दिया गया। वॉशिंगटन में पर्ल हार्बर बेस से सीधे प्राप्त रिपोर्टों और अवरोधित राजनयिक संचारों के माध्यम से स्थानीय समयानुसार दोपहर के आसपास हमले की पुष्टि हुई। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट को उनके सैन्य और खुफिया सलाहकारों ने स्थिति की जानकारी दी। शीघ्र ही उन्होंने स्थिति का मूल्यांकन करने और त्वरित प्रतिक्रिया तय करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। पूरे हवाई क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई। महाद्वीपीय प्रशांत तटों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सक्रिय किए गए। नौसेना और सेना ने प्रतिस्थापन इकाइयों की तैनाती शुरू की और चिकित्सकीय स्टाफ, अभियंताओं और रसद आपूर्ति को द्वीपों की ओर भेजने को प्राथमिकता दी। इसी बीच खुफिया सेवाएं हमले से पहले की सभी पृष्ठभूमि जानकारी एकत्र करने में जुट गईं। संदेशों की अवरोधन रिपोर्टें, राजनयिक दस्तावेज और आंतरिक झापन की समीक्षा की गई। उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या उच्च कमान स्तर पर किसी प्रकार की चूक या जिम्मेदारी थी। अगले कुछ दिनों में कांग्रेस को घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। हवाई में रक्षा के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख गवाहों के बयान लेने के लिए विशेष सुनवाई आयोजित की गई। किमेल और शॉर्ट की गवाही विशेष रूप से जांच के केंद्र में रही, क्योंकि वे मुख्य भूमिका में थे। कुछ ही दिनों बाद दोनों को उनके पदों से हटा दिया गया और व्यापक जांच की प्रतीक्षा में रखा गया। युद्ध विभाग ने प्रशांत क्षेत्र में अतिरिक्त इकाइयों की तैनाती के समन्वय की। भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती की प्रक्रियाओं में तेजी लाई गई। पश्चिमी तट के प्रमुख नौसैनिक अड्डों ने अधिकतम सतर्कता की स्थिति में कार्य करना शुरू किया। अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के हमलों की संभावना के तहत मॉक अभ्यास आयोजित किए गए। राजनयिक स्तर पर विदेश विभाग ने जापान के साथ सभी संबंध निलंबित कर दिए। राजदूतों को परामर्श के लिए बुला लिया गया और राजनयिक कार्यालय बंद कर दिए गए। अमेरिका में रहने वाले जापानी नागरिकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए गए, जिनमें तलाशी, निगरानी और आवाजाही पर प्रतिबंध शामिल थे। कुछ दिनों बाद सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिविरों में उन्हें नजरबंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एशिया में जापानी सैन्य गतिविधियों की अन्य रिपोर्टें प्राप्त हुईं। यह हमला केवल हवाई तक सीमित नहीं था। एक ही समय में जापान ने फिलीपींस, मलाया, गुआम और हांगकांग पर भी हमला किया। इससे यह पुष्टि हुई कि यह पूरे प्रशांत क्षेत्र में सैन्य संतुलन को बिगाड़ने के लिए बनाई गई एक व्यापक योजना थी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट प्रमुख सैन्य नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहे। युद्ध की आधिकारिक घोषणा के लिए प्रारंभिक मसौदे तैयार किए गए। सेना और नौसेना के उच्च कमांड ने प्रतिआक्रामक योजनाएं और बलों के पुनर्गठन की रणनीति बनानी शुरू की। साथ ही युद्ध उद्योगों की स्थिति का आकलन किया गया ताकि आगामी महीनों में उत्पादन बढ़ाया जा सके। मीडिया में हमले की जानकारी आधिकारिक बयानों के माध्यम से दी गई। शुरू में रेडियो और प्रिंट प्रेस के माध्यम से सीमित विवरणों के साथ खबरें प्रसारित की गईं। जैसे जैसे हवाई से नई रिपोर्टें आती गईं, सूचना को अद्यतन किया गया। जन प्रतिक्रिया तुरंत देखी गई। कई शहरों में स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन हुए, जिनमें सशस्त्र बलों के समर्थन की अभिव्यक्तियां शामिल थीं। प्रमुख रेडियो नेटवर्क ने राष्ट्रपति और अन्य अधिकारियों के संदेश प्रसारित किए। जनता से शांत रहने और नए हालात से निपटने के लिए सभी क्षेत्रों से सहयोग की अपील की गई। आम भावना आक्रोश और एकता की थी। नागरिक सुरक्षा के जिम्मेदार संगठनों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम, निकासी अभ्यास और सूचना अभियानों का आयोजन शुरू किया। संघीय, राज्य और स्थानीय स्तरों के बीच संचार को मजबूत किया गया। हमले के बाद के दिनों में अपनाए गए उपायों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षात्मक रुख में पूर्ण परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में आधिकारिक प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को सुबह के प्रारंभिक घंटों में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने जापान के विरुद्ध युद्ध की औपचारिक घोषणा के लिए अमेरिकी कांग्रेस से अनुरोध करने हेतु कैपिटल का रुख किया। पर्ल हार्बर पर हमला 24 घंटे पहले हुआ था और उस हमले की व्यापकता अब तक सांसदों और जनता के समक्ष स्पष्ट हो चुकी थी। कांग्रेस का सत्र आपातकालीन आधार पर बुलाया गया था। प्रतिनिधि सभा और सीनेट की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। सभागार खचाखच भरा हुआ था, जिसमें सीनेटरों, प्रतिनिधियों, न्यायाधीशों, कैबिनेट सदस्यों और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। राष्ट्रपति की स्वयं मौजूदगी ने स्थिति की गंभीरता को दर्शाया। उन्होंने एक संक्षिप्त किंतु सटीक रूप से तैयार किया गया संदेश पढ़ा,
जिसे उनके सलाहकारों ने तैयार किया था। अपने संबोधन में रूजवेल्ट ने जापानी हमले को जानबूझकर किया गया, अचानक और सुनियोजित बताया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पर्ल हार्बर ही नहीं बल्कि फिलीपींस, गुआम और वेक द्वीप जैसे अन्य अमेरिकी अधीनस्थ क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि जापान ने उसी समय वॉशिंगटन में राजनयिक प्रतिनिधि भेजे थे जब वह यह सैन्य आक्रमण तैयार कर रहा था। राष्ट्रपति का भाषण भावनात्मक नहीं था और उन्होंने कोई ग्राफिक विवरण नहीं दिया। उनका स्वर दृढ़ और स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि यह कृत्य एक युद्ध के समान है और अमेरिका को त्वरित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अंत में उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह जापान के साथ युद्ध की स्थिति को हमले के समय से प्रभावी मानते हुए औपचारिक रूप से स्वीकार करे। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद विधायकों ने औपचारिक मतदान की प्रक्रिया शुरू की। प्रतिनिधि सभा में 438 मत युद्ध के पक्ष में पड़े और केवल 1 मत विरोध में। सीनेट में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। एकमात्र असहमति का मत एक महिला सांसद ने दिया, जिन्होंने हमले की निंदा तो की लेकिन अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों के कारण युद्ध का विरोध किया। उनका निर्णय न तो परिणाम को बदला न ही व्यापक बहस का कारण बना। प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे कार्यकारी शाखा को भेजा गया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तुरंत उस पर हस्ताक्षर किए और वह दस्तावेज आधिकारिक रूप से प्रकाशित कर दिया गया। इस क्षण से अमेरिका और जापान के बीच युद्ध की स्थिति औपचारिक रूप से स्थापित हो गई। इस घोषणा के साथ ही कार्यकारी आदेश जारी हुए, जिनमें सैनिक भर्ती बढ़ाना, औद्योगिक उत्पादन तेज करना और सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को मजबूत करना शामिल था। यह समाचार सभी संचार माध्यमों के जरिए प्रसारित हुआ। रेडियो स्टेशनों ने अपनी प्रसारण योजना को रोककर प्रस्ताव पढ़ा। समाचार पत्रों ने विशेष संस्करण प्रकाशित किए, जिनमें विधायी प्रक्रिया के विवरण शामिल थे। डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक भवनों पर सूचना पोस्टर लगाए गए, जिनमें आपात स्थिति या लामबंदी की स्थिति में जनसंख्या के लिए निर्देश दिए गए थे। सैन्य इकाइयों को तुरंत तैयारी के आदेश मिले। सेना, नौसेना और वायुसेना ने अपने कमांड ढांचे को पुनर्गठित किया। सभी मोर्चों पर सतर्कता का स्तर बढ़ाया और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेज किया गया। प्रशांत क्षेत्र में सेना की तैनाती को प्राथमिकता देने और महाद्वीपीय क्षेत्र की रक्षा के लिए समन्वय निर्देश जारी किए गए। विदेशों में अमेरिकी दूतावासों ने संबंधित सरकारों को कांग्रेस के प्रस्ताव की जानकारी दी और राजनीतिक समर्थन व सहयोग का अनुरोध किया। यूरोप में कई मित्र राष्ट्रों ने तत्काल समर्थन व्यक्त किया। लैटिन अमेरिका में कई सरकारों ने जापान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की समीक्षा शुरू कर दी। साथ ही वित्त विभाग ने देश में रह रहे जापानी नागरिकों की वित्तीय परिसंपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। बैंकिंग लेन देन, डाक सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय संचारों की निगरानी के उपाय अपनाए गए। बंदरगाहों, रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी और जांच शुरू हुई। घोषणा के कुछ ही घंटों में देश भर से युवक भर्ती कार्यालयों में स्वेच्छा से पहुंचने लगे। विभिन्न शहरों के युवा सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रस्तुत हुए। विश्वविद्यालयों, कारखानों और श्रमिक संघों ने सरकार के समर्थन में घोषणाएं जारी की। नागरिक सुरक्षा संगठनों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। 8 दिसंबर की युद्ध घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका की द्वितीय विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष भागीदारी की औपचारिक शुरुआत की। इसके बाद सैन्य अभियानों का क्रमिक विस्तार हुआ और देश ने एक वैश्विक स्तर के संघर्ष को सहन करने के लिए स्वयं को पुनर्गठित करना शुरू किया। प्रारंभिक रणनीतिक प्रभाव। पर्ल हार्बर पर हमले और युद्ध की आधिकारिक घोषणा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों के लिए तत्काल रणनीतिक परिणाम सामने आने लगे। 7 दिसंबर 1941 के बाद के दिनों में प्रशांत क्षेत्र की स्थिति तेजी से बदल गई। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी प्रशांत बेड़े की एक महत्वपूर्ण हिस्से की परिचालन क्षमता खो दी। यद्यपि कई क्षतिग्रस्त जहाजों को बाद में पुनर्प्राप्त या मरम्मत किया गया, प्रारंभिक हफ्तों में उनकी अनुपस्थिति ने हवाई द्वीप समूह और अन्य द्वीप क्षेत्रों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण शून्य उत्पन्न कर दिया। बेड़े की गतिशीलता सीमित हो गई और यह तत्काल बड़े पैमाने पर प्रतिरोधी हमले करने में असमर्थ रहा। अमेरिकी विमानवाहक पोत, जो हमले के समय पर्ल हार्बर में नहीं थे, को नौसैनिक अभियानों के नए केंद्रीय आधार के रूप में नामित किया गया। सैन्य अधिकारियों ने अपनी युद्ध सिद्धांतों में परिवर्तन किया, जिससे समुद्र से हवाई प्रक्षेपण पर आधारित युद्ध के लिए अनुकूलन किया जा सके।
इस पुनर्निर्देशन ने संसाधनों के उपयोग और क्रू के प्रशिक्षण के तरीके को फिर से परिभाषित करने के लिए विवश किया। रणनीतिक स्तर पर प्राथमिकता प्रशांत द्वीपों और एशिया की ओर आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा थी। समुद्री और हवाई गश्तों को बढ़ाया गया और नई मध्यवर्ती ठिकानों के निर्माण का आदेश दिया गया। पश्चिमी तट के शिपयार्डों में विमानों, गोला बारूद और नौसैनिक इकाइयों का उत्पादन भी तेज किया गया। युद्ध विभाग ने कमांड संरचनाओं का पुनर्गठन किया। अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं और सेना तथा नौसेना के बीच संयुक्त टीमों का गठन किया गया। प्रशांत क्षेत्र में एकीकृत कमान को मजबूत किया गया, जिससे अभियानों के समन्वय को अधिक कुशल बनाया जा सके। एक अधिक विस्तृत खुफिया नेटवर्क की स्थापना भी की गई ताकि भविष्य के आश्चर्यजनक हमलों को रोका जा सके। राजनयिक मोर्चे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में प्रवेश ने तत्काल प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। जर्मनी और इटली ने जापान के साथ हस्ताक्षरित समझौते के तहत 11 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। रूजवेल्ट प्रशासन ने उसी दिन समान घोषणाओं के साथ प्रतिक्रिया दी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह संघर्ष वैश्विक स्तर पर फैल चुका था। जापान में सैन्य कमांडरों ने प्रारंभिक हमले की सफलता को अन्य क्षेत्रों पर बिना प्रत्यक्ष विरोध के आगे बढ़ने का अवसर माना। पर्ल हार्बर के बाद के दिनों में जापानी बलों ने फिलीपींस, मलाया, हांगकांग और डच ईस्ट इंडीज में समन्वित अभियानों की शुरुआत की। ये हमले तीव्र गति से आगे बढ़े क्योंकि मित्र देशों की संगठित प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति थी। जापानी उच्च कमान ने अगले हफ्तों में अपने विस्तार की रणनीति को बनाए रखा। उनका उद्देश्य यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के फिर से संगठित होने से पहले एक विस्तृत नियंत्रण क्षेत्र स्थापित किया जाए। अस्थायी हवाई अड्डों की स्थापना की गई और प्रमुख बंदरगाहों पर कब्जा कर आपूर्ति मार्गों को सुनिश्चित किया गया। फिर भी पर्ल हार्बर में अमेरिकी विमानवाहक पोतों की अनुपस्थिति ने कुछ जापानी अधिकारियों के बीच चिंता उत्पन्न की। हवाई बेड़े उन्हें ढूंढने या क्षति पहुंचाने में विफल रही, जो एक रणनीतिक चूक रही। इस स्थिति ने प्रारंभिक हमले के दौरान एक तीसरी लहर की उपयुक्तता पर आंतरिक बहस को जन्म दिया, जिसे अंततः लागू नहीं किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमले के बाद जनमत तुरंत एकजुट हो गया। सरकार और सशस्त्र बलों के समर्थन की अभिव्यक्तियां स्वैच्छिक नामांकन में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुई। भर्ती केंद्रों ने अभूतपूर्व संख्या में आवेदकों को प्राप्त किया। औद्योगिक लामबंदी भी शुरू हुई, जिसमें नागरिक कारखानों को सैन्य उत्पादन संयंत्रों में परिवर्तित किया गया। कांग्रेस ने तत्काल बजट आवंटन को मंजूरी दी ताकि सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं का विस्तार किया जा सके। नए कर लगाए गए, युद्ध बांड जारी किए गए और जनसंख्या में बचत अभियानों को बढ़ावा दिया गया। विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों ने तकनीकी और तार्किक परियोजनाओं में सरकार के साथ सहयोग करना शुरू किया। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने दीर्घकालिक हमले की योजना बनानी शुरू की। तत्काल विजय की अपेक्षा नहीं की गई। प्रशांत में अग्रिम बिंदुओं की स्थापना, जापान द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति और अंततः जापानी द्वीप समूह तक पहुंचना योजनाओं में शामिल था। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले जापानी मूल के लोगों पर भी प्रतिबंधात्मक उपाय लागू होने लगे, जो बाद में बड़े पैमाने पर नजरबंदी में परिणत हुए। संघीय सरकार ने तलाशी, बैंक खातों को फ्रीज करना और आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी। इन कार्रवाइयों को सुरक्षा उपायों के रूप में उचित ठहराया गया, यद्यपि उस समय जापानी मूल के नागरिकों द्वारा तोड़फोड़ के कोई प्रलेखित मामले नहीं थे। हमले के तत्काल प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी परिलक्षित हुए। कई लैटिन अमेरिकी देशों ने जापान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे अन्य देशों ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ही समय में युद्ध की घोषणा की। गठबंधनों का मानचित्र मजबूत हुआ और संघर्ष के विभिन्न मोर्चों को साझा हितों के अनुसार समन्वित किया जाने लगा। पर्ल हार्बर पर हमले ने अपने प्रत्यक्ष प्रभावों के अलावा संघर्ष की संरचना में एक निर्णायक परिवर्तन उत्पन्न किया। उस क्षण से प्रशांत क्षेत्र एक केंद्रीय युद्ध क्षेत्र बन गया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक रक्षात्मक स्थिति से एक स्थायी प्रतिरोधी रणनीति की ओर कदम बढ़ाया। हमले के बाद के दिनों में लिए गए निर्णयों ने युद्ध के एक नए चरण की शुरुआत को चिह्नित किया। पर्ल हार्बर पर हमला कोई अलग थलग या अप्रत्याशित घटना नहीं था। यह प्रशांत क्षेत्र में परस्पर विरोधी हितों वाली दो महाशक्तियों के बीच वर्षों से चली आ रही तनावों की परिणति थी।
जापान ने एक सटीक रूप से नियोजित हमले के माध्यम से कार्यवाही करने का निर्णय लिया, जबकि राजनयिक बातचीत अब भी जारी थी। 2 चरणों में विभाजित सैन्य कार्रवाई ने अपना तत्काल लक्ष्य प्राप्त कर लिया। क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसैनिक क्षमता को अस्थायी रूप से कमजोर करना। परिणाम सीधे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगले ही दिन युद्ध की घोषणा कर दी और अन्य शक्तियां बाद के दिनों में क्रमिक रूप से शामिल होती गईं। उस क्षण से संघर्ष वैश्विक रूप से फैल गया, जिसमें नए मोर्चों की सक्रिय भागीदारी हुई। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध ने एक पूर्ण आयाम ग्रहण किया, जिसके सैन्य, राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव दूरगामी थे। पर्ल हार्बर की लड़ाई ने उस नए चरण की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित किया। वह सभी तत्व जो इस घटना से पहले और बाद में आए, निरंतर विकसित होते रहे। परिणाम एक ही दिन में समाप्त नहीं हुआ, परंतु 7 दिसंबर 1941 की सुबह से स्पष्ट रूप से शुरू हो गया था।